एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक का। यहाँ पर केवल आपको 3 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन भाई केवल 3 क्वेश्चन करोगे ना तो एग्जाम में भूल जाओगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम एक बुक या तो RD शर्मा या तो RS अग्रवाल जरूर सॉल्व करना साथ में ही, जिनके वीडियोज़ मैंने पहले ही अपने चैनल पर बना दिए हैं। आपको RD शर्मा के वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और RS अग्रवाल के भी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। और ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है जहाँ पर हमसे बोला जा रहा है प्रूव कीजिए √5 जो है एक इरेशनल नंबर है, इसे कैसे प्रूव किया जाता है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है आइए हम लोग समझते हैं। तो देखो भाई, अगर आपको √5 को या कोई भी दूसरा नंबर हो, √2 हो, √3 हो, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। अगर आपको इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो इसके लिए करना क्या पड़ता है, पहले इसको क्या मानोगे, रैशनल मानोगे और फिर खुद को ही गलत साबित करोगे। देखो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करो, इस तरीके से लिखो कि लेट एज्यूम, अपन एज्यूम कर लेते हैं √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अभी हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, रैशनल मान रहे हैं और फिर हम लोग खुद को ही गलत साबित कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ने मान लिया कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो हम लोग जानते हैं कि रैशनल जो होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है या फिर उसको आप A/B के फॉर्म में, फ्रैक्शन के किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि नाउ हम लोग जानते हैं कि अगर ये एक रैशनल नंबर है तो √5 जो होगा वो A/B के फॉर्म में होगा या P/Q किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक ही जरूर लिखना कि ये जो A और B है ना, ये हमारे कैसे नंबर हैं, ये हमारे प्राइम नंबर से, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसको बोला जाता है, जिसके हमारे कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। जैसे कि मान लो 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 आपस में को प्राइम नंबर है क्योंकि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 होता है। इसको ही को प्राइम फैक्टर बोलते हैं, हम लोग क्लास 6 में ये चीज़ पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे जरूर कि वेयर या फिर A एंड B आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये हमारे क्या है, को प्राइम नंबर्स। इसको तो थोड़ा सा ना 2-3 बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा तभी आपको मेथड्स याद होंगे, यानी कि स्टेप्स याद होंगे। ये मत सोचना कि एक बार में समझ में तो आ गया तो हम आराम से बना लेंगे एग्जाम में, ऐसा नहीं। आप समझने के बाद खुद से जरूर प्रैक्टिस करना तभी ये बनेगा। ठीक है, तो √5 = A/B हो गया। अब क्या करो, दोनों साइड को स्क्वायर कर लो या फिर आप एक काम कर सकते हो, पहले ट्रांसफर कर सकते हो फिर स्क्वायर कर सकते हो। पहले ट्रांसफर कर लेते हैं। अगर मैं B को इधर लेके आना चाहूँ तो ये क्या होगा मेरे पास, B और √5 हो जाएगा और इक्वल के उस साइड में केवल A हो जाएगा। ठीक है, हमने B को इधर ट्रांसफर किया तो मल्टीप्लाई हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, देखो स्टेप्स याद करते जाओ, समझते जाओ, मैं आपको समझाते जाऊंगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर अपन दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर ये √5 का स्क्वायर होगा तो वो 5 बन जाएगा और जो B है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो B² लिख देता हूँ। इधर B² और फिर 5 लिखूँगा तो बहुत बेकार दिखेगा ना, तो इसको अपन B को इधर ले आए और इसको हम लोग B² लिख दिया और √5 का स्क्वायर किया तो वो 5 बन गया। और इधर भी हमारे पास क्या होगा, A² हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख रहे हैं तो इसको अगर आप समझना चाहो तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो 5 है वो A² को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कैसे A² को डिवाइड कर रहा है वो समझ लो। जैसे कि मान लो इसको अगर कई बार इसी में बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं। ये लो स्टेप जो है ना, बच्चे लोग देखो कई वीडियोस देखे रहते हैं और बुक में ही पढ़े रहते हैं, टीचर ही पढ़ाए रहते हैं, लेकिन उसमें ये कंफ्यूज रहते हैं कि जो 5 है वो A² को डिवाइड कैसे कर रहा है। इसको पहले मैं लिख लेता हूँ एक बार, 5 डिवाइड्स A²। अब इसको समझो कि A² को ये डिवाइड कैसे कर रहा है। A² को इस तरीके से डिवाइड कर रहा है जैसे कि अगर देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि 5 का किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 का B² से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा A² आ रहा है ना। तो इसका मतलब मान लो जैसे कि मैं 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से। ठीक है, B² को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, उसका वैल्यू 3 होगा तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। ठीक है, ये मेरा 5 है, ये मैंने B² को 3 मान लिया है और जो A² वो मेरा कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो 5 3 जब 15 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 का हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आया। सो दैट 15 जो होगा वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि जो 15 आ रहा है वो 5 के ही तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है ना। तो 15 देखो हमारा 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, बिल्कुल है। 5 को हम लोग जानते हैं कि 3 टाइम पे हमारा 15 जो है वो 5 से 3 टाइम पे डिवाइड हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर हो रहा है, बस ये इक्वेशन के फॉर्म में हो रहा है, A और B के फॉर्म में हो रहा है। तो इसमें ही सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने देखा है कि सर ये डिवाइड कैसे हो रहा है, ये मेरे को नहीं समझ में आया। मैं रट तो लूँगा लेकिन डिवाइड कैसे हो, तो इसका मेन रीज़न ये वाला है। ठीक है, ये इसका की कॉन्सेप्ट आप लोग समझ सकते हो। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी इसके नोट्स वगैरह मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप नोट्स से भी अपना काम चला सकते हो, यानी कि अच्छे से रिवीजन वगैरह कर सकते हो। तो इतना हो गया। अब अगर 5 जो है वो A² को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है वो A को भी आराम से डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर आप इसको भी लिख दो कि इसलिए 5 डिवाइड्स A ऑल्सो। ठीक है, ये 5 जो होगा वो A को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को जब यहाँ पर 5 जो है A को डिवाइड कर रहा है
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपन 5 का किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी इक्वल टू ए आएगा, जैसे यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर है वैसे वहाँ पर भी आएगा। तो अब यहाँ पर आप इसको एज्यूम करो कि लेट मान लेते हैं फिर से अपन कि हमारे पास जो 5 है, ठीक है, उसमें अगर अपन c का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा a निकल करके आता है। हमने जैसे यहाँ पर भी किया ना कि 5 का b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर आया। इट मीन्स हमारा जो 5 है वो a स्क्वायर से डिविजिबल है, ठीक है, यानी a स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो उसी तरीके से हमने देखा कि अगर जो 5 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है इस रीजन की वजह से, तो इसका मतलब कि 5 का भी मल्टीप्लाई हम किसी से भी करेंगे तो हमारा इक्वल टू a आना चाहिए, सेम टू सेम इस रीजन की वजह से। तो 5c इक्वल टू आप लोग यहाँ पर a लिख लो। अब क्या करो, यहाँ पर से आप लोग दोबारा से इसमें जो वैल्यू है, यानी कि जो ये हमारा a का जो वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पर, उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। आप इस वाले को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो और इसको यहाँ पर आप लोग 2 नाम दे दो, या फिर इसमें ये भी लिख देना जरूर से, ताकि बोर्ड्स में आपको एकदम अच्छे से नंबर मिले, कुछ गड़बड़ ना हो। जो c है वो हमने क्या लिया है, तो कोई भी हमने नंबर ले लिया है, कुछ भी हो सकता है c के बदले में 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी हो सकता है c के बदले में। तो c क्या है, हमारा नंबर है जिसको अपन इंटीजर बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो c इज एनी इंटीजर, ठीक है, c जो है हमारा कोई भी एक इंटीजर हो गया, ठीक। अब अगर यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ और इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में मैं वैल्यू को पुट करता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ कि a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हमारे पास देखो इक्वेशन नंबर 1 में क्या होगा, हमारे पास 5b का स्क्वायर पहले से इक्वेशन 1 में, इक्वल की उस साइड में हमारे पास जो a का स्क्वायर है और यहाँ पर a का वैल्यू कितना है हमारे पास 5c है, तो हम लोग क्या करेंगे 5c का कंप्लीट स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपका यहाँ से बन जाएगा 5b का स्क्वायर इक्वल टू 25c का स्क्वायर। ओके, अब ये आपस में कैंसिल हो रहा है क्योंकि हम लोग जानते हैं ट्रांसफर करूँगा तो डिवाइड में आएगा, तो उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है ट्रांसफर वगैरह करके, बोर्ड्स में टाइम बचाने हैं। तो ये हमारा 5 टाइम पे डायरेक्ट अपन कट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। या फिर मैं अगर इसको इस टर्म पे लिखूँ, अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब ऐसे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर में हमने इसी टाइप से लिखा था ना, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर लिखा था, ताकि आपको मैं ये चीज़ समझा सकूँ, ठीक है, ये वाला समझ में आ गया था आपको। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी तो हो रहा है, देखो 5 का किसी नंबर c से मल्टीप्लाई हो रहा है, c को भी एक इंटीजर था, तो हमारा इक्वल टू कितना आ रहा है, b स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पर भी मान लो कि 5 का अगर वैल्यू हमारे पास c का वैल्यू अगर मान लो हमारा 2 है, तो और ये हमारा कितना आ जा रहा है 10 आ जा रहा है। तो अगर जो कॉन्सेप्ट वहाँ पर हम यूज़ किए थे वही चीज़ यहाँ पर भी तो हो रहा है ना, 5 का अगर मल्टीप्लाई c से हो रहा है, मान लो c का वैल्यू 2 है और b स्क्वायर का वैल्यू अगर 10 है हमारे पास, तो हमारा इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 है उससे वो जो है हमारे 5 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स b स्क्वायर जो होगा वो हमारे 5 से डिवाइड होगा। सेम टू सेम यहाँ पर जो चीज़ें हुई थी वहाँ यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट मीन्स कि जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर, ठीक है, 5 जो है वो हमारे बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 होगा वो हमारा बी को भी डिवाइड करेगा, इसलिए 5 डिवाइड्स बी ऑल्सो, ठीक है। देखो भाई मैं हिंदी मीडियम का हूँ, मैं ज़्यादा इंग्लिश उतना अंग्रेजी नहीं आता है, तुम लोग अपने से जो स्टेटमेंट या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक में करता हूँ ना उसको सुधार लेना, ठीक है। बाकी मेरा मेन काम है तुम लोग को कॉन्फिडेंस देना, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट समझा करके एकदम एग्जाम में फुल पावर के साथ भेजना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 5 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है और 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 है वो a और b दोनों में कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने क्या माना था, हमने माना था कि a और b जो है वो को प्राइम नंबर है और को प्राइम नंबर का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास a और b के 2 कॉमन फैक्टर, एक और कॉमन फैक्टर निकल करके आ गया, 5 भी कॉमन फैक्टर निकल करके आ गया, है ना। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, नाउ 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b, ठीक है, a का और b का दोनों का ये कॉमन फैक्टर हो गया। बट a एंड b आर को प्राइम्स, हमने तो a और b को को प्राइम माना था, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, कि विरोधाभास हो रहा है, एक उल्टा सीधा चीज़ हो जा रहा है, ठीक है। हमने जो खिचड़ी बनाया था उसमें नमक ज़्यादा हो गया, बिगड़ गई खिचड़ी, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट, यहाँ पर हमने एक कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया। और क्यों कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि हमने √5 को एक रैशनल नंबर माना था। तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि द कॉन्ट्राडिक्शन हेयर द contradiction arises, ठीक है, by assuming that √5 is
रैशनल। ठीक है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ वो किस वजह से हुआ, क्योंकि हमने √5 को एक क्या मान लिया था। ये देखो मैं ब्रैकेट भले लगा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग मत लगाना, बस मैं तुमको समझाने बता रहा हूँ कि ये सबसे जरूरी लाइन है, जरूर लिखोगे तुम लोग कि यहाँ पर ये जो खिचड़ी बन जा रहा है, उल्टा सीधा हो जा रहा है कि 5 जो है वो कॉमन फैक्टर हो जा रहा है ए और बी का, लेकिन ए और बी के कॉमन फैक्टर केवल 1 होने चाहिए थे। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है, क्योंकि हमने √5 को क्या मान लिया था, एक रैशनल नंबर मान लिया था। इसका मतलब ये हुआ लास्ट में कि हैंस जो हमारा √5 है वो क्या है, वो एक रैशनल नंबर है, तो इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक, सॉरी इरेशनल बोल रहा हूँ यार, इरेशनल है। मेरा ध्यान कहाँ है भैया, ठीक है, एक सेकेंड, बहुत गंदा लिखा गया, इतना गंदा राइटिंग भी नहीं तुम्हारे सर का, राइटिंग गंदा है लेकिन इतना भी नहीं है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन देखो भैया कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैंने स्टेप समझा दिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि ये सब ये डिवाइड वगैरह क्यों हो रहा है, कई बार बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते थे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए अपन दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है कि प्रूव कीजिए 3 प्लस में 2√5 इज़ अ इरेशनल। ठीक है, ये भी एक इरेशनल है, ये अपने को प्रूव करना है। ये आपको इससे भी ज़्यादा आसान लगेगा, अगर आपने ये समझ लिया ना तो ये आप बहुत ईजिली बना लोगे। चलिए बनाते हैं कॉपी में। तो देखो फिर से वही काम करेंगे, एज्यूम करेंगे खुद के लिए कि ये भैया जो नंबर हमें दिया हुआ है 3 प्लस में 2√5, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। जहाँ पर हमारे पास अगर ये रैशनल है तो ये p/q के फॉर्म में या a/b के फॉर्म में किसी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में रहेगा। तो हमने लिख भी लिया है कि a और b हमारे इंटीजर हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, और नीचे जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पर b इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, कि नीचे में हमारा जो डिनोमिनेटर है इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, एक रैशनल फॉर्म हो गया। अब क्या करो कि सारे चीज़ों को इधर फेंकते जाओ, केवल √5 को इधर रहने देना, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 तक इरेशनल नंबर होता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें पूरे नंबर को इरेशनल फाइंड करने के लिए जो रूट वाला नंबर है, जो हमको पहले से पता है कि वो इरेशनल है, उसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वी नो दैट √5 इज इरेशनल। तो देखो कैसे करना है, सबसे पहले तो 3 को उधर भेजोगे तो 2√5 इक्वल टू हो जाएगा a/b, और इधर ये प्लस का 3 था, उधर जाकर के माइनस का 3 हो जाएगा। अब मैं 2 को भी उधर भेजूंगा तो मेरा √5 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, इधर यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो उधर में डिवाइड में हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट डिवाइड नहीं करता हूँ, पहले इस तरीके से लिख लेता हूँ a/b और माइनस में c, है ना, सॉरी 3। समझ में आया ना कैसे हुआ, ये 2 को मैंने इधर भेजा तो ये पूरे के नीचे में मैं डिवाइड में भी 2 लिख सकता था, लेकिन थोड़ा सा खराब दिखता, तो इस सिस्टमेटिक तरीके से लिखने के लिए हमने 2 को ऐसे 1/2 के फॉर्म में लिख दिया कि भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो इधर जाकर के डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ध्यान रखो कि 3 के नीचे भी एक 1 छुपा हुआ है ना, ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उसके नीचे हमेशा एक 1 होता है। तो ये हो जाएगा आपका √5 इक्वल टू, ये हो गया आपका 1। अच्छा, ये जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 का b से मल्टीप्लाई होकर के 2b हो जाएगा, और माइनस में 3 के नीचे 1 से जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अगर आप इसको ऐसे भी लिखते हैं ना 1/a/b माइनस में 3 और पूरे के नीचे में फिर आप 2 लिखते तो भी आप इसे सॉल्व करते तो लास्ट में आप इसी फॉर्म में पहुंच पाते हैं, और हमको इसी फॉर्म में ही करना है। ध्यान रखना कि a/b वाले को हम लोग अलग रखेंगे। ओके, तो अब क्या हो रहा है कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो मेरा a में b था वो तो एक रैशनल नंबर है, a/b क्या है, एक रैशनल फॉर्म है, तो हम इसमें लिखेंगे कि a/b इज़ रैशनल। हमको पता है कि a में b जो है वो क्या है, रैशनल है। अगर a/b रैशनल है तो इसीलिए, है ना, इसीलिए, या फिर वी नो करके एकदम अच्छे से लिख देता हूँ ताकि जब नोट्स प्रोवाइड करूँ तो बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। हमको पता है कि a/b एक रैशनल है, तो इसीलिए a/2b जो होगा वो भी एक रैशनल होगा, इज़ ऑल्सो रैशनल, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भैया, अगर a/b रैशनल है तो नीचे में 2 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो भी क्या ही रहेगा, वो भी तो हमारा रैशनल ही रहेगा। ठीक, लेकिन अब अगर हम लोग किसी भी रैशनल में से कोई भी नंबर को माइनस करते हैं, जब डिफरेंस निकालते हैं, ये 3/2 क्या है, रैशनल नंबर ही तो है ना, तो जब हम रैशनल में से रैशनल को माइनस करेंगे तो भी मेरा क्या आएगा, रैशनल आएगा। सो हमारा a में 2b, और उसमें से अगर माइनस करेंगे हम लोग 3/2 को तो वो भी क्या होगा, इज़ ऑल्सो रैशनल, वो भी एक रैशनल ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, डिफरेंस किया है एक रैशनल नंबर से दूसरे रैशनल नंबर को, तो हमारा रैशनल ही आएगा। वो सब लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही लिख दो। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 में जो राइट साइड है वो रैशनल निकल कर के आ रहा है, और लेफ्ट साइड जो है वो हमारा क्या है, वो एक इररेशनल है ना। बट वी नो, एक सेकेंड, तो लैपटॉप हट जाए भाई यहाँ पर से, बच्चों को दिखाने तो अच्छे से, रुको, नीचे में, हाँ इतना में हो जाएगा। तो अब लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से हम लिखेंगे कि वी नो दैट √5 इज़
इर्रेशनल। रूट 5 जो है वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक। और हम क्या देख रहे हैं कि इधर एक इर्रेशनल आ रहा है, राइट में एक रैशनल आ रहा है, बीच में इक्वल की साइन लगी हुई है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। एक इर्रेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल। तो यहाँ पर हमारा फिर से क्या हो रहा है, एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जा रहा है। तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लिखे थे वही चीज़ यहाँ पर फिर से लिखेंगे कि द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बिकॉज ऑफ, या फिर बाई एज्यूमिंग, या फिर हमने जो एज्यूम किया था उसी को लिख देते हैं डायरेक्ट में, बाई एज्यूमिंग दैट हमारे पास कौन सा नंबर था 3 प्लस में 2√5 रैशनल, ठीक है। इसको हमने जो रैशनल प्रूव किया था, इस वजह से हमारा कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर अराइज हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से वही चीज़, हैंस जो हमारा 3 प्लस में 2√5 होगा वो क्या होगा, इज इर्रेशनल नंबर होगा। समझ में आया बाबू लोग। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। पिछले वाले से भी ज़्यादा आसान था, इसमें कोई डिवाइड वगैरह भी नहीं समझना था, बस हम लोग को बस ये देखना है कि ट्रांसफर करते जाना है दूसरी तरफ में, सेकंड साइड में ट्रांसफर हो जाएगा और उसके बाद लास्ट में हमको समझ में आ जाएगा कि अगर राइट साइड में हमारा रैशनल हो रहा है, लेफ्ट में इर्रेशनल हो रहा है, तो हमारे पास ये क्या निकल गया, कॉन्ट्राडिक्शन निकल गया, और कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से हमारा ये इर्रेशनल ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलिए थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। सो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसमें भी 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको भी इरेशनल ही प्रूव करना है। तो ये समझ लो कि इस साल भी आपके एग्जाम में एक नेगेटिव इरेशनल प्रूव करने वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने सिखा दे रहा हूँ आपको। पहला टाइप में हमको दिया हुआ है 1 में √2 इज अ रैशनल नंबर, मान ऐसे इसको हम लोग इरेशनल प्रूव करना है। तो फिर से वही करेंगे जैसे पहले वाले काम में किए हम लोग, इसको हम लोग एक रैशनल मान लेंगे। तो 1/√2 जो होगा वो a/b के फॉर्म में हो जाएगा, जहाँ a और b कोई भी इंटीजर है और b इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, हमारा रैशनल का फॉर्म हो गया ये। अब क्या करो, बस इसको उल्टा कर दो। उल्टा भी कर सकते हो, जैसे इसको डायरेक्ट आप लोग पलट सकते हो, ठीक है। तो इसको जब रिवर्स करोगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और √2 हमारा जो 1 है वो नीचे आ जाएगा, और उसी तरीके से b हमारा ऊपर चला जाएगा और a हमारा नीचे आ जाएगा। ऐसे मैंने डायरेक्ट कर दिया। अगर डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आया तो देखो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको मैं इधर ले जाऊँगा, इसको मैं इधर ले आऊँगा और यहाँ पर इसको ले आऊँगा। देखो जब मैं √2 को ऊपर राइट साइड लेके जाऊँगा तो उधर हमारा a के साथ हो जाएगा, ठीक है। और इधर हमारे पास b जो है 1 के पास आकर के b बन जाएगा, और फिर a जो है उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा तो b डिवाइड बाई a हो जाएगा, इक्वल को साइड में इक्वल √2 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। बाकी हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, हमने डायरेक्ट इसको रिवर्स कर दिया। 1/√2 था, उसको √2 को ऊपर ले गए और a/b को हमने b/a बना दिया। तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो √2 है वो इक्वल है b/a का। बस यहीं से हमारा काम खत्म हो गया। हम क्या जानते हैं, वी नो, हमको पता है कि भैया a/b इज़ रैशनल। a/b क्या है, एक रैशनल है, तो इसीलिए हमारा जो b/a होगा वो भी एक रैशनल ही होगा। रैशनल को उल्टा करने से कोई रैशनल थोड़ी हो जाएगा, वो भी क्या होगा, ऑल्सो रैशनल, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में क्या देख रहे हैं कि b/a एक रैशनल है और √2 क्या है, इर्रेशनल है। तो फिर से यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। आप इसको एक तरीके से पिछले वाले क्वेश्चन में भी इस तरीके से लिख सकते हो कि हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा जो फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे करके लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 √2 इज ऑल्सो रैशनल, ठीक है। ये वाला चीज़ मैं पिछले बार नहीं लिखा था, आप चाहो तो एग्जाम में इसको भी लिख सकते हो, ज़्यादा अच्छा लगेगा टीचर को देखने में कि इक्वेशन नंबर 1 से हमको ये समझ में आ रहा है कि भैया जो √2 है वो भी रैशनल है, क्योंकि ये रैशनल है तो रैशनल इक्वल टू रैशनल हो जाएगा। लेकिन बट वी नो दैट √2 इज इर्रेशनल। √2 क्या भैया, एक इर्रेशनल है, ये तो हमको पता है, ठीक है ना। रूट के अंदर में नंबर हमारे पास है, प्राइम नंबर, तो ये एक इर्रेशनल होगा। तो यहाँ पर फिर से वही चीज़ हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन वाला। तो फिर से वही कॉन्ट्राडिक्शन वाला जो स्टेटमेंट है वो आप लोग यहाँ पर फिर से उतार देना, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही। मैं डैश डैश कर देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। और इस वजह से हमारा जो होगा √2 जो होगा वो √2 बोल रहा हूँ, 1/√2 जो होगा वो एक इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन वाला जो स्टेटमेंट है पिछले बार वाला जो हमने लिखा है ना क्वेश्चन नंबर 1, 2 में, सेम वही चीज़ यहाँ पर उतार देना। ओके, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सेम स्टेटमेंट एज प्रीवियस क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि बच्चों को जब मैं नोट राइट करूँ तो उनको ये पता रहे कि क्या लिखना है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा थर्ड का पहला पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट भी बना लेते हैं फटाफट। सो सेकंड वाले में हमको वही दिया हुआ है 7√5, तो यहाँ पर भी वही करना है सब फटाफट। लेट एज्यूम जो देखो हम लोग पहला कर चुके हैं ना, बस वही काम हर जगह होगा। अब 7√5 इज़ अ रैशनल, ठीक है। 7√5 हम लोग मान लेते हैं कि रैशनल है। तो यहाँ पर हमारे पास 7√5 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा a/b के फॉर्म में। फिर वही बगल में वही सब लिखना, a b इंटीजर है, प्रीवियस वाला एकदम सेम टू सेम उतार देना। तो यहाँ से हम लोग √5 कहीं पर रहने देंगे, 7 को उधर भेज देंगे, तो √5 इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइड बाई b, और ये 7 नीचे आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7b हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो और फिर वही लिख दो कि a/b
इज़ रैशनल, मतलब शॉर्टकट में बता रहा हूँ ना, मैं यहाँ डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। इसीलिए हमारा जो a डिवाइड बाई 7 भी होगा वो भी क्या होगा, वो भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर ये रैशनल है तो इक्वेशन 1 से √5 भी हमारा क्या हो गया, रैशनल हो गया। जो चीज़ पिछले बार किए थे ना वो लोग, बस सेम चीज़ वही करना है और कुछ आपको करना ही नहीं है। एक ठो अगर आप बना लिए ना तो सब बन जाएगा। तो √5 है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 √5 इज़ रैशनल, जो कि गलत है ना। √5 एक रैशनल हो ही नहीं सकता। तो इसी तरीके से पिछला वाला की तरह सेम टू सेम है ना, सेम टू सेम पहले वाली की तरह बना लोगे। तो ये भी हमारा सेकंड वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। अब थर्ड वाला बना लेते हैं फटाफट। थर्ड में कितना दिया हुआ है भाई, 6 प्लस में √2 दिया हुआ है। यहीं पे कर लूँ क्या इसको भी फटाफट, हाँ यहीं पे कर लेता हूँ। थर्ड पार्ट भी एकदम सेम टू सेम इसी रहेगा। वहाँ पर दिया हुआ है 6 प्लस में √2, तो इसको फिर वही करना है, sec2 इज़ रैशनल ले लेते हैं। एज्यूम कर लिया हमने यहीं पे शॉर्टकट में। देखो तुम लोग डिटेल में लिखोगे, बस मैं समझा रहा हूँ। अब मेरा काम तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो यहाँ से हमारे पास 6 प्लस में √2 जो होगा वो भी a डिवाइड बाई b के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। यहाँ पर वो सब लिख लेना कि a और b हमारे इंटीजर है, b इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ से अपन √2 को ऐसे ही रहने देंगे, 6 उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो √2 इक्वल टू a बाई b माइनस में 6 हो जाएगा। तो भैया a डिवाइड बाई b जो है वो क्या है, रैशनल है। तो इसीलिए हमारा a बाई बी में से अगर अपन 6 माइनस भी कर देते हैं, किसी रैशनल में से रैशनल में माइनस भी करेंगे तो वो भी क्या होगा, वो भी रैशनल ही आएगा, है ना। ऑल्सो ये भी हमारा रैशनल हो गया। और यहाँ से फिर बस इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो और कॉन्ट्रडिक्शन बता दो कि ये हमारा रैशनल आ रहा है और इस साइड पे हमारे पास इसका मतलब √2 रैशनल होगा। लेकिन हमको पता है कि √2 क्या है, कि इरैशनल नंबर है। तो बस कॉन्ट्रडिक्शन से हमारा ये जो 6 प्लस √2 था वो क्या हो जाएगा, एक इरैशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। तो एकदम सेम टू सेम तीनों क्वेश्चन बनेंगे। तो ये देखो भाई एक्सरसाइज 1/2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नए क्वेश्चन मैं एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपके बोर्ड्स में जरूर आएगा। तो इसको भी आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। और इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा से प्रैक्टिस कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलो बच्चा लोग, आज के लिए वीडियो में इतना ही। 1.2 हमारा कंप्लीट होता है। ये चैप्टर ही हमारा एक्चुअल में कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर नंबर 1। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला चैप्टर है हम लोग उसे भी बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले छोटा सा मेरा काम करो, फटाफट इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। अगर ग्रुप है फ्रेंड का तो उसमें भी डाल दो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जब से जैसे मैं अगला वीडियो बनाते जाऊँ, ये जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस पर रहते जाऊँ, आपको पता चल जाए कि हाँ सर ने वीडियो बनाया हुआ है। और वीडियो को जरूर लाइक करना। इन सारी चीज़ों से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और तुम लोग को आगे कब तक तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, कौन कौन से एग्जाम अभी तुम्हारे सामने आने वाले हैं, कौन से टेस्ट होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चे लोग ना नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।